स्टडी विद दिव्या ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मगध के उत्कर्ष के क्रम में मैंने 2 राजवंशों के विषय में आपको बता दिया है। पहला राजवंश था हर्यंक और दूसरा उदयन का। इसके बाद तीसरा राजवंश इस पे जो शासन करने आता है उस राजवंश का नाम है नंद वंश। नंद वंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक दिखाई देता है। और नंद वंश का जो संस्थापक राजा था, पहला जिसने नंद वंश की स्थापना की थी, उसका नाम था महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक था महापद्मनंद। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश के जो शासक थे वो शूद्र थे, क्योंकि पुराण जो है भविष्य की बात करते हैं। और इसके पहले ही उन्होंने लिख दिया था कि आने वाले समय में जो भारत में शासन करेंगे, मगध पर शासन करेंगे, वो शूद्र योनि के शासक होंगे। तो नंद वंश के विषय में भी पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस वंश के जो शासक थे वे शूद्र थे। तीसरा उल्लेख मिलता है कि महापद्मनंद इस वंश का सबसे महान शासक था। इसने अनेक क्षत्रियों को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था कि इसने अनेक क्षत्रिय राजाओं, मतलब ये शूद्र योनि का शासक था, लेकिन ये इतना बहादुर था कि इसने अनेक क्षत्रिय राज्यों को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। और इसी कारण पुराणों में इसे सर्वक्षत्रांतक और एकराट कहा गया, जिसका अर्थ होता है सर्वक्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, और एकराट मतलब होता है जिसका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक फैला हुआ था। हालांकि नंदवंश के विषय में कहीं और तो सूचना नहीं मिलती है, लेकिन कलिंग से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसका नाम था हाथी गुम्फा अभिलेख। उसमें उल्लेख प्राप्त होता है कि जो है महापद्मनंद नामक किसी शासक ने जो है कलिंग की विजय की थी और वहाँ से अपने साथ एक जिन मूर्ति मगध लेकर आया था। संभवतः वह महापद्मनंद यही शासक रहा होगा। ठीक है। इसने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण करवाया था। इसने क्या किया था, जब इसने कलिंग विजय की तो वहाँ पर सिंचाई के लिए एक नहर का निर्माण कराया। इसके बाद उल्लेख मिलता है कि गोदावरी नदी के तट पर इसने नौनंद देहरा नामक नगर बसाया। इसने किस नाम से नगर बसाया था? नौनंद देहरा। ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम में एक आध बार पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि नौनंद देहरा नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो नौनंद देहरा नामक नगर की स्थापना महापद्मनंद ने किया था। और कहाँ किया था? गोदावरी नदी के तट पर। इसके बाद उल्लेख मिलता है कि जो है महापद्मनंद ने यह सिद्ध कर दिया कि शूद्र न केवल योग्य शासक हो सकते हैं बल्कि एक महान राजा भी हो सकते हैं। और इसके बारे में सूचना मिलती है कि इसने संभवतः 28 वर्षों तक शासन किया और यह निस्संदेह उत्तर भारत का सबसे प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था जिसने मगध से लेकर कलिंग तक अपने राज्य का विस्तार किया था। इसके बारे में अन्य कोई सूचना तो नहीं प्राप्त होती है, लेकिन इसके बाद मगध पर की गद्दी पर बैठने वाला शासक था घनानंद, जिसका शासनकाल 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक दिखाई देता है। और घनानंद के विषय में यह कहा जाता है कि यह जो है अत्यधिक लोभी एवं अत्याचारी शासक था। इसने जनता पर बहुत अधिक कर लगाया था, जिसके कारण जनता इससे अत्यधिक खिन्न रहती थी। तो जो है इसके शासन को जनता पसंद नहीं करती थी। और आप सभी को पता होगा कि ये घनानंद ही था जिसने कौटिल्य का अपने राज दरबार में अपमान किया था।
और इसका समय जो है, इसके समय में 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया का यूनानी शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर यहाँ यूनानी सत्ता की नींव डाली। यानी भारत में यूनानी सत्ता की नींव की स्थापना कब हुआ था? गणनंद के शासनकाल में हुआ था, और वह समय था 326 ईसा पूर्व में। और जो है सबसे पहले भारत में जो है यूनानी सत्ता की नींव किसके समय में हुई थी? तो गणनंद के समय में हुई थी। यूनानी ग्रंथों में इसे एग्रामिस और जेड्रामिस भी कहा गया है। यूनानी ग्रंथों, चूँकि यूनानी राज्य की स्थापना इसके समय में ही हुई थी, तो उसके साथ जो लेखक वगैरह आए थे, उन्होंने अपने ग्रंथों में घननंद के विषय में जो भी सूचना दी है वो एग्रामिस और जेड्रामिस के नाम से दिया है। इसके बाद 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और कौटिल्य ने मगध पर आक्रमण किया, जिसमें घननंद पराजित हुआ। इस प्रकार नंद वंश का अंत हुआ और मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आपने कहानियों में भी सुना होगा कि घननंद ने अपने राज दरबार में कौटिल्य का अपमान किया था, और कौटिल्य का अपमान जब इसने किया तो उसी समय कौटिल्य ने अपनी शिखा बांधी और कहा कि जब तक मैं तुम्हारे वंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और इसी क्रम में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना हथियार बनाया और उन्हें पूरी तरह से शिक्षित प्रशिक्षित करके जो है मगध पर आक्रमण किया, घननंद को पराजित करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इतिहास में मिलते हैं कि मगध शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहाँ, किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? कभी कभी ये राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर मगध होगा। मगध शब्द का सबसे पहला उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। इसके बाद दूसरा तथ्य है कि युद्ध में हाथियों का उपयोग सर्वप्रथम मगध में किया गया। तो अब कभी कभी ये प्रश्न भी पूछता है कि प्राचीन कालीन इतिहास के शासन क्रम में जो है युद्ध में हाथियों का सबसे पहला उल्लेख किस राज्य में प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहला उल्लेख जो है मगध में किया गया था। इसके बाद अगला उल्लेख मिलता है कि बिंबिसार का एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। जीवक की माँ का नाम सालवती था, जो कि एक नर्तकी थी। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि यह एक वैश्या से उत्पन्न हुए थे, और यह जो है अपने ज्ञान के कारण बिंबिसार के राज दरबार में जीवक राजवैद्य के रूप में जाने गए, चूँकि ये चिकित्सा विज्ञान के जाने माने वैद्य थे। तो उस समय जो है इनका बड़ा नाम था, और बिंबिसार ने इन्हें अपने राज्य में राजवैद्य के रूप में प्रतिष्ठित किया था। अगला उल्लेख मिलता है कि वत्स नरेश जो उदयन था एक बहुत अच्छा वीणा वादक था, और यहाँ पे भी राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे है हाथी। तो इसे हाथी पकड़ने का भी ज्ञान था। वत्स नरेश उदयन का उल्लेख आपने पहले भी सुना है। तो उदयन एक बहुत अच्छा वीणा वादक था और इसे हाथी पकड़ने का भी ज्ञान था। पांचवा और अंतिम महत्वपूर्ण तथ्य है कि अजातशत्रु ने, चूँकि वज्जी संघ जो है, वज्जी संघ के लोग, यहाँ पर वज्जी होना चाहिए, वज्जी, और यहाँ पे वस्कार। तो अजातशत्रु ने
अपने एक मंत्री वज्रकार को वज्र संघ में फूट डालने के लिए वैशाली भेजा था, क्योंकि वज्र संघ उस समय एक बहुत ही शक्तिशाली संघ के रूप में प्रतिष्ठित था और वहाँ के लोग आपस में एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए थे। और चूँकि अजातशत्रु वज्र संघ को अपने राज्य में मिलाना चाह रहा था, तो इस क्रम में उसने महात्मा बुद्ध से जाके परामर्श लिया कि किस प्रकार से वज्री संघ को तब पराजित किया जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि वज्र संघ में पहले अगर उसे पराजित करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उस राज्य में फूट डाला जाए, और जब तक वहाँ फूट नहीं पड़ेगा तब तक उस राज्य को जीतना जो है संभव नहीं है। तो अजातशत्रु ने अपने एक मंत्री वज्रकार को वहाँ भेजा और वज्र संघ में फूट डलवाया। और इसके बाद जब वहाँ की जनता एक दूसरे से युद्धरत हो गई तो इन्होंने क्या किया, अजातशत्रु ने वज्र संघ पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद हम आएंगे, हमारा अगला टॉपिक होगा मौर्य वंश। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं पसंद आई होंगी। इन्हें आप अपनी कॉपी पे नोट करिए। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी आसान सी दिखने वाली चीज़ें भी जो है इंसान को बहुत कन्फ्यूजन में डाल देता है। जैसे ये हुआ कि कलिंग नरेश खारवेल के अभिलेख में किस शासक के विषय में लिखा गया है जो अपने साथ एक जैन मूर्ति मगध लेके आया था। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ही पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय की थी और वहाँ से एक जिन मूर्ति यानी जैन मूर्ति अपने साथ मगध लेकर आया था। अच्छा, कभी कभी ये भी प्रश्न मिलता है कि पुराणों में सर्वछत्रांतक और एकराट शासक किसे कहा गया। तो आप सभी ने जाना अभी कि पुराणों में सर्वछत्रांतक और एकराट जो है शासक जो है किसको कहा गया है, महापद्मनंद को कहा गया है। और ये इस टॉपिक पर आप लोग थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करिएगा कि नौनंद देहरा नामक स्थान की या नगर की स्थापना किसने करवाई। तो नौनंद देहरा नामक नगर की स्थापना भी महापद्मनंद ने करवाई है। इसके बाद नंद वंश के शासक किस जाति से संबंधित थे। तो नंद वंश के जो शासक थे वो निम्न जाति यानी शूद्र जाति से संबंधित थे, इसको ध्यान दीजिएगा। और नंदों का शासनकाल जो है 344 से 324 ईसा पूर्व तक प्राप्त होता है। इसके आगे आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में मौर्य वंश के इतिहास के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।